डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए आपका अपना कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से जुड़ी तमाम नई जानकारियां, ताकि हमारे किसान खेती किसानी में नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकें, सरकार की उन योजनाओं का पूरा लाभ ले सकें जो कि विशेष तौर पर कृषि जगत के लिए हैं। इसके अलावा हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब किसानों से भी। आज के कार्यक्रम को भी हमने 3 सेगमेंट्स में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। और आइए नजर डालते हैं आज क्या है विशेष मंत्रालय से। आइए आपको लेकर चलते हैं कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो, जहां से DPPQS फरीदाबाद में संयुक्त निदेशक डॉक्टर KL गुर्जर हमें जानकारी दे रहे हैं कि गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग क्यों लगता है और इसका समाधान सही समय पर कैसे किया जाए। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। गेहूँ उत्तर भारत की एक प्रमुख फसल है, जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इन राज्यों में प्रमुखतया उगाई जाती है। और ये गेहूं की फसल में जो लगने वाली बीमारियां हैं, उनमें रस्ट एक प्रमुख बीमारी है। रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट यहाँ पर मेनली आती हैं। उसमें भी येलो रस्ट है वो ज़्यादा नुकसान करती है। येलो रस्ट के जो सिम्पटम्स हैं, वो पत्ती के ऊपर एक ऑब्लोंग साइज शेप के पस्टूल्स येलोइश कलर के सबसे पहले बनना शुरू होते हैं और वो एक स्ट्राइप में, एक धारी के रूप में बन जाते हैं और पत्ती काफ़ी पूरी अफेक्टेड हो जाती है, बाद में वो सूख जाती है। तो इसका जो इनोकुलम है वो डिजीज साइकिल है, वो हिल से प्लेन के अंदर प्रतिवर्ष जो है आता है। और इसका जो एपिडेमियोलॉजी है, जो डिजीज साइकिल है, यहाँ प्लेन से जब गेहूं की फसल परिपक्व हो जाती है, कट जाती है, उसके बाद ये ऑफ प्लांट या ऑफ सीजन में जो समर्स में जो गेहूं उगते हैं हिल्स के ऊपर, या फिर दूसरी अल्टरनेट होस्ट के रूप में जैसे बर्बरी प्लांट है या और ऑफ टाइप जो व्हीट हैं, वहाँ पर इसके स्पोर्स हैं, जो बेसिडियो स्पोर्स हैं, वहाँ पर इसका जो है लाइफ साइकिल चलता रहता है। और वहाँ से ये जब इसका दिसंबर और जनवरी के महीने में जब तापमान कम रहता है 7 से 10 डिग्री और ह्यूमिडिटी 80 से 100% रहती है, तब इसका इन्फेक्शन की संभावना रहती है। और इसका जो एयर की जो विंड करंट है, उसके साथ में इसके जो यूरोडिस्पोर हैं, वो हिल्स से उसके जो हिल्स के पास वाले जो एरिया है वहाँ पर, और जो खेत हैं वहाँ पर इसका संक्रमण होता है। और शुरू में जब इसका संक्रमण होता है, उसके बाद जो पैचेज होते हैं, पैचेज में इसका जो डिजीज़ का डेवलपमेंट होता है, वहाँ से फिर ये एयर करंट के साथ में स्प्रेड होती है। और फर्दर जो है, अगर इसके लिए कंजेनियल जो एटमॉस्फेयर है, उसमें जो क्लाउड हैं और मिनिमम जो लो टेम्परेचर है और RH जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80 से 100% है, तो ऐसी स्थिति में ये तेज़ी से रोग फैलता है। तो इसके लिए प्रबंधन के लिए हमें सबसे पहले जो है सर्विलेंस के जो मैकेनिज़्म है वो हमें टाइमली करना चाहिए। और दिसंबर जनवरी के महीने में जहाँ हिल्स से लेके और जो प्लेन तक के ये जो एरिया है, वहाँ पर सर्वे करके और जो खेत है जहाँ पर सिम्टम्स पहले आते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और उसमें अगर कोई सिम्टम दिखाई देते हैं तो उसी वक्त हमको इसका प्रोफाइलेटिक जो है स्प्रे है, जो सिस्टमिक फंजीसाइड है, उसका स्प्रे करना चाहिए।
प्याज पर लगने वाले 20% निर्यात शुल्क को अब हटा लिया गया है, यानी प्याज पर अब निर्यात शुल्क 0 होगा। इसको लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसान को लाभकारी मूल्य देना, ठीक दाम देना मोदी सरकार की प्राथमिकता है, प्रतिबद्धता है। प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, लेकिन जब प्याज के दाम कम होने शुरू हुए और किसान को कम दाम मिलना प्रारंभ हुए, तब सरकार ने एक फैसला पिछले दिनों किया था कि प्याज अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा के 40% से 20% कर दी जाए। पहले 40% से घटा के 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी की, और अब ये फैसला किया है कि 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी घटा के 0 कर दिया जाए। प्याज के एक्सपोर्ट पर अब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि हमारे किसानों द्वारा मेहनत से उपजाया हुआ प्याज दुनिया के बाज़ारों में बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के जाए और किसानों को अच्छे दाम मिल पाए, लाभकारी मूल्य मिल पाए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के 63वें दीक्षांत समारोह का आयोजन पूसा स्थित सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में किया गया। आइए जानते हैं क्या विशेष रहा इस कार्यक्रम में। इस दीक्षांत समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल शामिल हुए। वहीं इस अवसर में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और रामनाथ ठाकुर, नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली के निदेशक डॉक्टर एच श्रीनिवास राव सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों, छात्र छात्राओं और किसानों ने भाग लिया। समारोह में कुल 399 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपाधियां प्रदान की गईं, जिनमें विदेशी छात्र भी शामिल थे। और शिक्षा का मतलब भावी जीवन की तैयारी। आमतौर पर शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। एक, ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना और तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। ज्ञान देने का मतलब है जो पीढ़ियों से संचित ज्ञान है हमारे पास, उसको इस नई पीढ़ी को स्थानांतरित कर दिया जाए। उसमें और जोड़कर जो शोध होते हैं, अनुसंधान होते हैं, उस ज्ञान में वृद्धि होती है, उसको हम कैसे इस पीढ़ी को सौंप दें। और कौशल देने का मतलब है शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम ऐसे स्किल तो हो जाए या शिक्षा का ऐसा उपयोग तो कर लें कि हमको आजीविका के लिए भटकना ना पड़े, हम बेहतर आजीविका भी प्राप्त करें। वो कौशल, वो गुण हमारे अंदर होना चाहिए जो यहां आपको दिया गया है। और तीसरा है नागरिकता के संस्कार। भावी शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति में भी ये बात है, सचरित्र हो, ईमानदार हो, देशभक्त हो, परिश्रमी हो, केवल अपनी ना सोचे, देश की, समाज की भी सोचे, दुनिया की भी सोचे, एक अच्छे नागरिक। क्योंकि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है, हमारा जीवन समाज के लिए भी है, हमारा जीवन देश के लिए भी है। मत भूलना, ये शिक्षा जो तुमने प्राप्त की है, इसको देने में सरकार मतलब समाज का भी योगदान है। आप उन चंद सौभाग्यशाली छात्रों में,
छात्र छात्राओं में जिनको ये सौभाग्य मिला है, मित्रों, राष्ट्र को गर्व है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 118 वर्षों से अधिक का समृद्ध इतिहास रहा है। अनुसंधान, शिक्षण और विस्तार में उत्कृष्टता का प्रतीक है। During last year, 27 crop varieties have been released and 8 of them are biofortified. And nutrition काफ़ी important है food security के साथ। How we are contributing to the biofortified in terms of iron, zinc and other nutritional aspects. आप सबको पता है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हमारा ये IRI का फॉर्म विजिट किया। देश के लिए 109 जो क्लाइमेट रिजिलिएंट एंड बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज़ जो देश के लिए समर्पित किया। आउट ऑफ दैट 10 वेराइटीज़ आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम IRI. Then we are very proud that Pusa Basmati, 90% of the Pusa Basmati is from this institute and 40% of Indian wheat is coming from this institute. These cultivars are contributing. आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम आपको जानकारी देंगे बेल वाली सब्जियों के बारे में। जी हाँ, बेल वाली सब्जियों की बात करें तो ये कम समय में तैयार हो जाती हैं और साथ ही ये पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। बाजार में भी इनकी अच्छी डिमांड रहती है। तो अगर हमारे किसान बेल वाली सब्जियां लगा रहे हैं या फिर इस पर विचार कर रहे हैं तो देखिए इससे जुड़े हमारी ये रिपोर्ट। पौष्टिकता से भरपूर कद्दू और इसके बीजों की मांग हर समय बनी रहती है। करेला भी प्रमुख ग्रीष्मकालीन बेल वाली सब्जी है। इन्हें वैसे तो किसी भी तरह के मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती हैं। कद्दू और करेला दोनों के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 6 से 8 किलो बीज की जरूरत होती है। बोते समय कतार से कतार की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे का फासला 60 सेंटीमीटर रहेगा। बोने से 1 दिन पहले बीज को पानी में भिगो कर रखें। इसके बाद छाया में सुखाकर बुवाई करें। ऐसा करने से अंकुरण जल्दी होता है। बुवाई के समय 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो पोटाश और 50 किलो फास्फोरस की जरूरत होगी। फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के समय देनी है। बाकी आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटें और 1 भाग बुवाई के 1 महीने बाद, जबकि दूसरा फूल आने पर दें। गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निराई करें। ककड़ी के लिए भी बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसे भारत के सभी इलाकों में उगाया जा सकता है। नालियां बनाकर बुआई करना ज्यादा उपयुक्त है। इसकी खेती बीज और रुपाई दोनों विधियों से की जा सकती है। कतार से कतार की दूरी 1.5 से 2 मीटर और 2 बीजों के बीच फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। खेती की तैयारी करते समय 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिट्टी में मिला दें। इसके अलावा कद्दू और करेले के समान रासायनिक खाद का उपयोग करें। इसको भी ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती। कद्दू और करेले की तरह ही इसे भी गर्मी के समय 5 से 6 दिन के अंतराल पर पानी चाहिए। 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2 से 4 निराई गुड़ाई करें। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। बजट 2025 में सरकार ने 3 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने की नई नीति लाने की योजना बनाई है। क्या है योजना? किसानों और पशुपालकों को बड़ी राहत देने के लिए सरकार 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ करने की तैयारी कर रही है। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और समय पर भुगतान करने में असमर्थ हैं। सरकार जल्द ही इस नीति से जुड़ी शर्तें और आवेदन प्रक्रिया जारी करेगी। किसानों को कैसे मिलेगा फायदा? ऋण माफी से आर्थिक बोझ कम होगा और किसान
नई फसलों और कृषि सुधारों में निवेश कर सकेंगे। पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल में कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी, जिससे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। सरकार की यह पहल किसानों की आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम इस पर और अधिक जानकारी आपको आगे भी देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप कृषि दर्शन का एक ऐसा सेगमेंट जिसमें हम आपको सफलता की कहानियां बताते हैं। जी हाँ, आप में से ही ऐसे किसान भी हैं जो कि अपनी लगन, इच्छा शक्ति और मेहनत के बल पर तमाम चुनौतियों को पार करते हुए सफल किसान बन गए हैं और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा भी साबित हो रहे हैं। तो चलिए आज के ऐसे किसान से आपकी करवाते हैं मुलाकात। ये हैं पायल अग्रवाल, मेहनती, अपने काम के प्रति समर्पित, दूसरों के लिए विकास के नए रास्ते तलाशने वाली और हमेशा आशावादी बने रहने वाली पायल अग्रवाल आज मेरठ में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और भारत देश की पहचान बन रही हैं। पायल ने कम लागत वाला कोई काम शुरू करने का निर्णय लिया और ऐसे बिजनेस की ऑनलाइन तलाश करने लगी। जब इंसान की नीयत और विजन अच्छा हो तो जल्दी ही उन्हें रास्ते भी मिल जाते हैं। पायल को वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद बनाने का आइडिया आया और बस वह इस काम में जुट गईं। वर्मी कंपोस्ट यानी कि जब केंचुआ गोबर को खा लेता है और उसके पाचन क्रिया के बाद में जो निकलता है वो वर्मी कंपोस्ट होता है। ये एक भारी गुणवत्ता वाली खाद है जो कि पौधों को, ज़मीन को NPK के साथ में ऑर्गेनिक फॉर्मेट में एक बहुत अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेवलप करना और NPK बहुत ही ऑर्गेनिक खाद है ये, जो कि अच्छा न्यूट्रिएंट, अच्छा बेस और अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करती है ज़मीन को, पौधों को। वर्मी कंपोस्ट एक जैव उर्वरक है जो जैविक अवशिष्ट पदार्थों को केंचुआ या अन्य कीड़ों द्वारा विघटित करके बनाई जाती है। केंचुआ खाद बिना गंध, स्वच्छ व कार्बनिक पदार्थ है जिसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, पोटाश और पोटेशियम तथा पौधों के विकास के लिए कई आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल होते हैं। केंचुआ खाद जैविक खेती के लिए सबसे पसंदीदा पोषक स्रोत है। यह फसल और पर्यावरण के लिए अनुकूल है और एक पूर्ण नवीनीकरण का एक जैविक उत्पाद है। प्रोसेस वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने का बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ज़मीन को समतल करके ज़मीन पर पन्नी बिछाई जाती है। 30 बाय 4 यानी कि 30 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा एक स्टैंडर्ड बेड साइज़ है जिसमें गोबर बिछाया जाता है। हाथों का इस्तेमाल करके उसको एक गोलाई दी जाती है, कब्रनुमा शेप दिया जाता है और उसको शेप देने के बाद में उसके ऊपर केंचुआ छोड़ा जाता है। केंचुआ छोड़ने के बाद उसको पानी से गीला करके और पराली ढक दी जाती है और फिर से पानी का छिड़काव किया जाता है। ये सब करने के बाद में आपको हर प्रक्रिया में हमें जो है पानी देना होता है। पानी देते देते लगभग 20 से 25 दिन बाद आपका खाद बनना तैयार हो जाता है और ये जो हमारा बेड है, इस बेड में 3 से 4 लेयर में खाद बनकर तैयार होता है। 1 महीने के बाद वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। पायल ने भी पूरी मेहनत और लगन के साथ वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का काम शुरू किया।
एक खाद के लिए एक बेड तैयार करने में 8 से 8,500 रुपये तक का खर्चा आता है। 30 फीट लंबे और 4 फीट चौड़ाई वाले एक बेड में 300 रुपये की पॉलीथीन लगती है और 30 किलोग्राम केंचुआ लगता है और 1500 किलोग्राम गोबर। ये तमाम गणित पायल को आज भी अच्छी तरह याद है। लगभग 20 से 25 दिन के अंदर पहली लेयर 3 से 4 इंच की हर बेड में तैयार हो जाती है। धीरे धीरे इस तरीके से हम एक बेड से मैं जो है खाद को अलग कर लेती हूँ। खाद अलग करने के बाद उसको मार्केट में बेचा जाता है। इस तरीके से हर 10 से 12 दिन के अंदर अंदर एक एक लेयर निकलती रहती है। एक बेड से 3 से 4 लेयर निकलकर तैयार होती हैं और उन सब को हम खाद को निकालने के बाद सबसे पहले पुराल उतार नामक एक औजार होता है जिसका इस्तेमाल करके बेड के ऊपर से पराली हटाई जाती है। उसके बाद खाद को नीचे सख्त गोबर से अलग करके भुरभुरी खाद को हम थोड़ा सा किरोदा मार के, किरोदा एक टूल का नाम है यानी कि एक औजार का नाम है, उसको किरोदे से थोड़ा सा खाद को भुरभुरा किया जाता है। 10-15 मिनट उस बेड को इसी तरह छोड़ दिया जाता है। धूप की रोशनी पड़ने पर केचुए नीचे भाग जाते हैं। आपकी ऊपर की जो खाद है वो केचुआ रहित है, उसमें केचुआ नहीं है। उस खाद को साइड में निकालकर उसको मशीन में छान लिया जाता है। तो ये बहुत ही सरल एकदम तरीका है केचुए की खाद तैयार करने का। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में अब आपको बताते हैं फसल बीमा योजना के बारे में। फसल बीमा योजना हमारे किसानों के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। हम सभी जानते हैं कि कई बार बेमौसम गतिविधियों की वजह से किसानों की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। ऐसी अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं जिससे उनकी पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती है। यहाँ पर उन्हें मदद मिलती है फसल बीमा योजना से। वो आर्थिक रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें। जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं उससे हमारे किसानों को अवश्य लाभ होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है या फिर आप चाहते हैं किसी और विषय पर भी हम कृषि दर्शन लेकर आए तो इसकी जानकारी आप हमें ईमेल कर या फिर पत्र लिखकर दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कृषि दर्शन को और बेहतर बनाने में मदद भी करते हैं। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के एक नए अंक में कुछ और ऐसी ही नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।